हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग कमेंट करते हो तो उन लोगों का थैंक यू। और फ्रेंड्स, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट में कहाँ वांग जी को दिखाया है किसी के साथ इंटीमेट होते हुए। जब फर्स्ट पार्ट पे ये कमेंट आया तब मुझे स्टोरी लाइन फर्स्ट पार्ट की तो याद नहीं थी। आखिर में मैंने क्या बोला था, मैंने इसी वजह से जाके वो पार्ट सुना पूरा का पूरा। लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं दिखाया है कि वांग जी किसी के साथ इंटीमेट हुआ है। तो प्लीज़ यार, आप लोग जब सुनते हो तो थोड़ा ध्यान से सुना करो कि मैं कह क्या रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कुछ दिखाया होता तब आप कहते तो समझ में आता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। और दूसरी बात कि स्टोरी लंबी जा रही है। अरे यार, ये स्टोरी लंबी जा रही है, इसमें मैं क्या करूँ। अभी मैं फटाफट स्टोरी ख़त्म भी कर दूँ तब भी तो अच्छा नहीं लगता है कि बस बस आपने ऐसे ऐसे दिखा दिया फिर आपने ख़त्म कर दिया। आप स्टोरी में फीलिंग्स ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तब आप लोग ऐसे करते हो। और कोई भी स्टोरी यार कम पार्ट्स में नहीं ख़त्म होती, बस शॉर्ट शॉर्ट में बता के ही ख़त्म होती है। और अगर आप एकदम अच्छे से सुनोगे तब वो स्टोरी लॉन्ग जाएगी। और ये मेरी पहली स्टोरी है जो 40 पार्ट तक पहुंच चुकी है। सच में आप लोग चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट स्टोरी है जो 40 पार्ट तक पहुंची है। नहीं तो और सारी स्टोरियाँ मेरी कम से कम 30 के आसपास बड़े मुश्किल से आई होगी, एक दो स्टोरी, नहीं तो 25, 24, 22 ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो यार ये भी अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, इसके भी और पार्ट्स नहीं, मतलब अभी बनेंगे, लेकिन जैसे 4 से 5 पार्ट और बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो प्लीज़ यार, थोड़ा आप लोग भी लॉन्ग स्टोरी सुनना तो सीखो। आदत आप लोग की ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप लोग वन शॉर्ट सुन सुन के आपकी आदत ख़राब हो रही है, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग स्टोरी सुनने का भी डालो आदत। मुझे तो भाई लॉन्ग स्टोरी अच्छी लगती है कि जिसके पार्ट्स मतलब वो स्टोरी लंबी चलती जाए, तो मुझे ऐसे स्टोरीज ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैं रोज़ एक एपिसोड सुनूँ, लेकिन जब बीच में गैप हो जाता है तो आई नो बोरिंग हो जाती है। और मैं यही इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं गैप ना करूँ, लेकिन यार कभी कभी मेरे हाथ में नहीं होता है, तो इसीलिए गैप हो भी जाते हैं। और यार स्टोरी को मैं लॉन्ग बना के ख़त्म भी कर देती, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से 30 मिनट की पार्ट बना पाती हूँ। मेरे पास सच में अगर टाइम होता तो मैं 1 घंटे का बना के ख़त्म कर देती, 1 घंटे की वीडियो बना के। लेकिन यार मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मैं आधे घंटे की वीडियो दिन भर में पता है कितनी बार रुक रुक के बनाती हूँ, वो तो मैं ही जानती हूँ। दिन भर मुझे लग जाता है आधे घंटे की वीडियो बनाने में। तो यार इसीलिए थोड़ा आप लोग भी मैनेज करो। और मुझे पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर मिला तो मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो विंग था वो अभी नीचे नहीं आया था, पर यहाँ पे जो मिंगयाओ था और लैंड चाचा थे, ये लोग मिलने की बार बार कोशिश कर रहे थे। पर जो मैडम यू थी और जियान चंद थे, वो लोग तो सीधा मना कर रहे थे कि नहीं, आप तो मिल नहीं सकते हो। और तभी ऊपर से विंग उतरता हुआ आता है, और जब विंग नीचे आता है तब वो देखता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तब वो जाता है वहाँ पे और पूछता है कि आखिर में गगा यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वो अपने सामने लैन शिचान और मिंगयाओ को देखता है। ये देख के वो एकदम हैरान हो गया था, उनको इतने 5 सालों के बाद देख के वो एकदम शॉक्ड हो गया था और वहीं पे फ्रीज़ हो गया था। उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या बोले, क्योंकि वो उसने सोचा ही नहीं था कि अचानक से उसके सामने ये लोग आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोग किसी को एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि ये इंसान मेरे सामने आ सकता है, वो इंसान अगर सामने आ जाए तो इंसान शॉक हो जाता है, वो चौंक जाता है कि आखिर में ये कैसे सामने आया। तो वैसे ही विंग का हाल था, वो एकदम शॉकिंग स्टेज में खड़ा होता है, पर उसका दिमाग काम नहीं करता है और वो तुरंत अपने रूम में भाग जाता है। तभी जो मैडम यू थी वो कहती हैं, शिचान देखा आपने, विंग आप लोग को देख के यहाँ से चला गया, तो मेरी बात मानिए तो आप लोग भी चले ही जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विंग आप लोग से कभी भी बात करने में इंटरेस्टेड होगा, और हम चाहते भी नहीं हैं कि विंग आप लोगों के करीब कभी भी आए, अब तो कभी ना। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो लैन शिचान अगर वो वांगजी से मिला तब क्या हो सकता है, विंग क्या दिल ही टूटेगा, विंग उसे देख के दर्द में रहेगा। तभी जो लैन शिचान थे वो कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपके कहने का मतलब क्या है, पर वांगजी भी बहुत दर्द में है, वांगजी भी विंग को हमेशा याद करता रहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है। तब जो मैडम लैन थी वो कहती हैं कि आप किसी भी चीज़ को मजबूरी का नाम मत दीजिए, नहीं तो ये बहुत बुरा होगा। और कैसी मजबूरी वांगजी की, वो तो रोज़ को डिवोर्स दे सकता है, लेकिन उसने नहीं दिया। वो रोज़ को अभी तक अपने साथ अपनी
पत्नी बना के रखा और तभी जियान चंद जाता है और जितनी भी मैगज़ीन और भी जो भी चीज़ें पड़ी थी उनको लाता है और उनके सामने फेंक देता है और कहता है देखिए आपका भाई कितना ज़्यादा खुश है इस रिलेशनशिप में, तो आप हमें क्या दिखाना चाहते हैं? आप हमें झूठी संतावना मत दीजिए, आप हमारे ऊपर तरस मत खाइए कि आप ऐसा कहेंगे तो हमें भी अच्छा महसूस होगा कि चलो जो विंग की हालत है वो वांगची की भी हालत होगी। तब शिचान कहते हैं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि विंग और वांगची एक हो जाए। तभी जो मैडम होती वो एकदम गुस्से में दरवाजे को बंद कर देती हैं और कहती हैं आप लोग यहाँ पे मत आइएगा अब से, और आप लोग का वेलकम नहीं होगा, अब आप लोग की इंसर्ट होगी यहाँ पे, सीधी बात थी मैं कह देती हूँ। और मुझे आप लोग से डर नहीं लगता, अगर आप लोग हमें बैंकक्रप्ट भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और ये कह के मैडम अब दरवाज़ा बंद कर दी थी और जियान चंद भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और आईवान जो था वो सीढ़ियों के पास ऐसे छुप के एकदम दुबक के देख रहा था। उसे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई थी, इसका मतलब ये लोग उसके फादर के फैमिली से हैं और उसके फादर का नाम लैन वांगजी है, क्योंकि आईवान का दिमाग पहले से ही बहुत तेज़ है, ये तो मैंने आपको बताया था। तो आईवान इतनी बात तो पकड़ ही सकता है। और आईवान ये सोच के एकदम हैरान था और वो सोचा था क्या उसके फादर की फैमिली, और वो मतलब थोड़ा सा एक्साइटेड फील करता है, थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है, इसलिए वो सीधा जाता है छत पे और वहाँ से खड़ा होकर मिंगयाओ को और लान शिचान को देखने लगा था। वो लोग वहीं पे खड़े थे और वो लोग मैडम यू से बार बार कह रहे थे डोर ओपन करने के लिए, पर वहाँ पे उनकी सुनने वाली कोई नहीं था। और ये देख के उन्हें बहुत बुरा लगता है और मिंगयाओ की आंखों में आंसू भी आ गए थे, वो तो रोने भी लगा था। पर लान शिचान उसे शांत कराते हैं और उसे शांत करा के वहाँ से लेके चले जाते हैं। और ये देख के आईवान उनसे मिलना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर पाता है, वो बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखता है। पर अब जो आईवान है उसे पता चल गया है कि आखिर में उसके फादर की फैमिली लैंड फैमिली है, तो वो अब पता लगा ही लेगा कि आखिर में कहाँ है उसके फादर, कैसे दिखते हैं, क्योंकि बस आईवान अपने फादर को एक बार देखना चाहता है। वो पूछना चाहता है कि आखिर में उसके फादर ने उसके मॉम को और उसको अपनी लाइफ से क्यों निकाल दिया, क्यों उन लोगों को दूर कर दिया, और उसकी मॉम आज भी उसके फादर को याद करके रोती हैं। हाँ, आईवान के सामने नहीं रोती है, लेकिन आईवान इतना पागल बच्चा तो है नहीं या फिर इतना मासूम तो है नहीं कि वो अपनी मॉम की तकलीफ़ें ना समझ पाए। वो सब कुछ जानता है अपने मॉम के बारे में, लेकिन वो अपनी मॉम के सामने कभी भी जिक्र नहीं करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी मॉम को कोई तकलीफ़ हो। तो इस वजह से वो बस उन लोगों को जाते हुए देखता है और फिर वो सीढ़ियों से नीचे आता है और अपनी मॉम के रूम के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और अभी भी उसे रोने की आवाज़ आ रही थी। ये देख के वो तुरंत नॉक करता और कहता है मम्मा मम्मा, और ये कहते हुए वो बार बार नॉक करता। और जब जो विंग था वो सुनता है कि आईवान नॉक कर रहा है, ये सुन के वो तुरंत जाता है वॉशरूम में और अपने आप को शांत करता है, अपने आँखों के आंसुओं को साफ़ करता है और अच्छे से अपना फेस वॉश करता है और वहाँ से आता है बाहर और फिर डोर को ओपन करता है। और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी, जो आईवान उसके पीछे का दर्द समझ सकता था। आईवान समझ रहा था कि उसके मॉम को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो तो बस आईवान की वजह से अपने फेस पे ऐसी स्माइल लेके खड़ी है। ये देख के उसे भी बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं और वो सीधा कहता मम्मा मुझे आपसे बातें करनी थी, आप मुझे चाइना नहीं घुमाओगी, मुझे आज चाइना घूमना है, मुझे लेके चलो। और ये कह के वो ज़बरदस्ती विंग का हाथ पकड़ खींचने लगता है। तब जो विंग था वो कहता बेबी मुझे आज जाने का कहीं नहीं मन है, मैं कल चलूँगा ना, कल चलते हैं। तब विंग कहता नहीं मुझे आज ही जाना है मम्मा, मुझे आज ही लेके चलो, मुझे आज ही चाइना घूमना है। और ये कह के वो विंग के सामने एकदम जिद करने लगा था और एकदम छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा था। तब जो विंग था वो कहता है आईवान ऐसे छोटे बच्चों की तरह जिद मत करो, तुम अब ग्रोन अप बॉय हो, तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। तब जो आईवान था वो कहता नहीं मुझे चाइना घूमना है ना मम्मा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पे यानली आती और यानली कहती है विंग अगर वो कह रहा है तो तुम लेके चले जाओ ना, और वैसे भी वो चाइना पहली बार है तो उसको घुमाने में क्या है, तुम भी जाके घूम लेना, सब कुछ बहुत बदल गया। और पता है तुम्हारा जो फेवरेट कैफ़े था वो भी बदल गया, जहाँ से मैं तुम्हारे लिए टी लाया करती थी, इस बार तुम जाके खुद वहाँ पे बैठ के टी पियो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है शीजे, और ये कह के वो फिर रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए, क्योंकि यानली ने भी कह दिया और आईवान भी इतना पीछे पड़ा है तो बच्चे का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए वो फिर चला गया था तैयार होने के लिए। और इधर हमें दिखाते हैं आईवान भी अपने रूम में जाके तैयार होके आ जाता है फट से। तभी जो विंग था वो अपने बाल में कोमिंग कर रहा था, तभी जो आईवान था वो कहता है डैड आप
आपको कितना टाइम लग रहा है। तभी जो विंग था वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। तभी वो लोग नीचे जाते हैं। तभी जो मैडम यू थी वो कहती है आखिर में तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तब जो आइवन था वो कहता है नानी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, और वैसे भी मुझे चाइना घूमना था, डैड तो घुमाते नहीं, इसलिए मैं खुद जिद करके जा रहा हूँ। तभी जो मैडम थी वो कहती है डैड। तब जो आइवन था वो कहता है हाँ, मैं जब बाहर जाता हूँ ना तब मैं अपने डैड मॉम को डैड कहता हूँ, और घर पे जब मैं नाराज़ रहता हूँ, गुस्सा रहता हूँ, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता है तब इन्हें मॉम कहता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब पिंक कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ब्रशिंग करना बंद करो और चलो, नहीं तो फिर मैं लेके नहीं जाऊँगा। तब आइवन कहता है हाँ हाँ चल रहा हूँ ना, चलो चलो। और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अब जाने के लिए। और फिर विंग और आइवन सबसे पहले जाते हैं एक चर्च में, और वहाँ पे जाके वो लोग प्रे करते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम तक रहते हैं। फिर उसके बाद चर्च से थोड़ी दूर पे जहाँ पे वो विंग की मॉम डैड का ग्रेवयार्ड था, वहाँ वो जगह थी, तो वहाँ पे जाते हैं। और विंग अपने मॉम डैड से आइवान को मिलाता है, और आइवान भी उनसे बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली मिलता है। उनके लिए फ्लावर्स भी लेके गया था जो ग्रेव पे रखे जाते हैं, तो वो सब भी लेके गया था। और विंग भी अपने मॉम डैड के पास कुछ टाइम तक वहीं बैठता है, और कुछ टाइम के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, और विंग वहाँ से जाता है। अब वहाँ से जाता है एक पार्क में, क्योंकि आइवान को वो रास्ते में पार्क दिख गया, तो आइवान ने कहा उसे वहाँ पे जाना है, उसे वहाँ पे खेलना है। तब विंग उसे मना कैसे कर सकता है, तो इसलिए विंग लेके चला गया आइवान को पार्क में। अब वो लोग वहाँ पे घूमते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से मॉल जाता है आइवान, और वहाँ पे कुछ शॉपिंग करता है अपने नाना नानू के लिए, और जियानचन के लिए, यानली के लिए, और वेंचिंग के लिए, सबके लिए वो खरीदता है, यहाँ तक कि विंग के लिए भी खरीदता है। तब विंग कहता ओहो मेरे पैसों से मुझे गिफ्ट। तब जो आइवान था वो कहता मम्मा लिस्ट में ऐड कर लेना, मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आपके सारे पैसे चुका दूँगा। तब जो विंग था वो हंसने लगता और कहता अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तब आइवान कहता नहीं आप लिख लेना, मैं आपके जितने भी गिफ्ट दे रहा हूँ ना उन सब के पैसे मैं दूँगा, लेकिन ये नाना नानू और अंकल आंटी का इस सब का पैसा नहीं दूँगा। तब विंग हंसने लगता और कहता अच्छा ठीक है पापा। और ये कहते हुए वो सारा जो सामान था वो आइवान के साथ ख़रीदता है, और ख़रीदने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। और ये सब चीज़ें किसी कैमरे में कैप्चर हो रहे थे, कोई पल पल की फ़ोटोज़ ले रहा था, पर इन दोनों को अभी कोई खबर नहीं है। और ये दोनों अपना आराम से शॉपिंग वॉपिंग करके वहाँ से निकलते हैं। तभी आइवान कहता है मम्मा मुझे भूख लगा, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं ना। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा चलो यहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप है वो है, तो हम वहाँ चलते हैं, और मैं वहाँ पे कॉफ़ी पी लूँगा और तो फिर तुम्हें कुछ खिला दूँगा। तब आइवान कहता है ठीक है। तो वो लोग जाते हैं अब कॉफ़ी शॉप में, और वहाँ पे जाने के बाद विंग अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है, और जो आइवान था उसके लिए पेस्ट्री ऑर्डर करता है, और दोनों चीज़ आ जाती है। तब आइवान बहुत अच्छे से एकदम प्यार से खा रहा था, और विंग को भी दे रहा था, पर विंग कहता नहीं बेबी तुम खाओ, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ ना। और ये कह के वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर रहा था, और आइवान चुपचाप बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से इसे खा रहा था। और तभी दूसरी तरफ से विंग को कुछ आवाज़ आती थी कि हम कोई डील ऐसे ही नहीं करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि हमारा मुनाफा कहाँ हो रहा है, और आप हमारे ऊपर कोई भी डील ऐसे थोप नहीं सकते हैं, समझे। और ये कह के जो वांगजी था वो चिल्ला रहा था, और तभी विंग पीछे मुड़ के देखता और वहाँ पे देखता है कि लैन वांगजी बैठा हुआ है। ये देख के वो थोड़ा डर जाता है, और वो तुरंत आइवान को लेके वहाँ से जाने लगता है, और कहता है बेबी चलो यहाँ से, हमें यहाँ से जाना होगा। तब आइवान कहता है अरे डैड क्या हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अरे बैठो तो। पर जो विंग था वो कहता है नहीं बेबी हमें यहाँ से जाना होगा चलो। और ये कह के वो आइवान का हाथ पकड़ के आइवान को लेके जाने लगता है। पर तभी जो वांगजी था वो पीछे मुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। तो जब वो देखता है विंग को यहाँ पे, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, और वो तुरंत वहाँ से उड़ता है, और वो तुरंत विंग के पीछे आता है और कहता है विंग तुम यहाँ पे। और ये कहते वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, पर जो विंग था वो छुड़ाता है और कहता है देखिए मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे छोड़िए। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है तुरंत। लेकिन जो वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो विंग। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़े हुआ था, लेकिन जो आइवान था वो चुपचाप देख रहा था, वो एकदम शांत हो गया था। वो ये सब प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में ये इंसान के कौन हो सकता है, और उसके डैड इस इंसान से नफरत क्यों करते हैं। क्योंकि विंग ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे वांगजी उसे छू रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा है, ऐसा विंग का रिएक्शन था। तो आइवान ये सब बस चुपचाप देख रहा था, क्योंकि उसे पहले तो समझ में नहीं आया था कि ये इंसान कौन है। और दूसरी बात उसकी मम्मा ऐसे बिहेव क्यों कर रही, उसकी मम्मा तो हर किसी से खुश होके हंसते मुस्कुराते हुए, उसका जो भी बुराई भी करता है उससे भी विंग हंसते मुस्कुराते हुए बातें करता है। तो इस इंसान से इतनी नफरत क्यों, आइवान के दिमाग में बस यही बात चल रही थी, तो इसलिए वो घूर घूर के बस देखे जा रहा था। और तभी वांगजी आइवान की तरफ देखता और कहता है विंग ये हमारा बच्चा। तब विंग उसे घूर के देखता और कहता है ये मेरा बच्चा है, और तुम हमसे दूर रहो। और ये कह के वो उसे धक्का देता है, और फिर वो बाहर जाने लगता
लगता है, पर जो वांगजी था वो उसके पीछे पीछे आने लगता है और कहता है विंग मेरी बात तो सुनो विंग। पर विंग उसकी बात नहीं सुनता और वो कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो वांगजी था वो बस देखता रह जाता है। पर ये सब फ़ोटोज़ जो थे वो कैप्चर हो चुके थे, वो कैप्चर होके किसी के पास पहुंच चुके थे। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है लैंड मैंशन का, जब वांगजी थका हारा घर पे पहुंचता है, बहुत ज़्यादा उदासी से, मायूसी में वो घर पे पहुंचता है हाथ में अपना कोट लिए हुए। तभी उसके सामने रोज़ आती है और रोज़ आते ही वांगजी के चेहरे पे एक थप्पड़ लगाती है। और वांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है रोज़ ये क्या था, तुम ये क्या कर रही हो। तभी रोज़ कहती है लैंड वांगजी तुम मुझसे पूछ रहे हो ये क्या था, और तुमने जो मेरे साथ किया है वो क्या था, तुम विंग से कैसे मिल सकते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो। तभी जो रोज़ थी वो सारी फ़ोटोज़ उठा के फेंकती है जो वांगजी था उसके चेहरे पे और कहती है ये देखो मुझे सारे फ़ोटोज़ मिल चुके हैं। और ये देख के वो कहता है इसका मतलब तुम विंग के पीछे अपने कुछ आदमी लगाई थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रोज़। तब रोज़ कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ वांगजी, कुछ भी। और तुम विंग के पास कैसे जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी वांगजी, तुम कैसे क्या, मैं उस विंग को ही नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जड़ से ही ख़त्म कर दूंगी। और ये कह के वो बाहर जाने लगती है, पर वांगजी उसका हाथ पकड़ता और उसे खींच के नीचे गिरा देता और कहता है रोज़ अगर तुम विंग के पास गई और विंग को कुछ भी करने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने मेरा रूप अभी तक देखा नहीं है, मैं कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता हूँ, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तब रोज़ हंसने लगती है और कहती है तुम्हें पता है ना मेरे डैड का पावर, मेरे डैड तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम लोग को बर्बाद कर देंगे, और तुम हो जो मुझे धमकी दे रहे हो। तभी जो वांगजी था वो हंसने लगता है, हाँ तुम्हारे डैड ओहो तुम्हारे डैड रोज़ उनका तो अब पावर ख़त्म ही समझो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों था, तुम्हारे साथ मैं मजबूरी में था कि तुम्हारे डैड ने मेरी तुम्हारे साथ शादी करा दी। और इसका बस एक ही वजह से मैंने ये शादी की कि विंग जेल से छूट जाएगा, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। और इसलिए मैं अभी तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था, पर अब नहीं, अब ये सब मैं नहीं करूँगा। और ये कह के वो रोज़ को बहुत ही ज़्यादा भयानक एकदम डार्क नज़रों से देख रहा था। और रोज़ ये देख के थोड़ा हैरान हो गई थी और वो कहती वांगजी तुम कहना क्या चाहते हो। तब वांगजी कहता है रोज़ तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में हूँ, नहीं मैं मजबूरी में उस टाइम था, लेकिन अब 5 साल बाद मेरी कोई मजबूरी नहीं। और किस शादी की तुम मुझे आशा दिखाती हो, कौन सी शादी, हमारी तो शादी लीगल भी नहीं है, मैंने विंग को डिवोर्स नहीं दिया था। हाँ मैंने विंग से डिवोर्स पेपर साइन कराए थे, लेकिन मैंने तो डिवोर्स दिया ही नहीं और ना मैंने डिवोर्स पेपर सबमिट किया, ये तुम जाके पता कर सकती हो। और ये कह के वांगजी हंसता है। तभी जो रोज़ थी वो खड़ी होती और कहती वांगजी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम ये कैसे कर सकते हो वांगजी, कैसे कर सकते हो। तब वांगजी कहता हाँ मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, नहीं रोज़ मैंने धोखा नहीं किया है, तुमने जैसा मेरे साथ किया था मैंने वही तुम्हें रिटर्न किया है, समझे। और जहाँ तक तुम्हारे डैड की बात है उनके पास फ़ोन करके तुम बातें कर लो, हो सकता हो तुम्हें कुछ पता चल जाए। और ये कह के वांगजी चला जाता है अपने स्टडी रूम में। और यहाँ पे जो रोज़ थी वो तुरंत अपना फ़ोन लेती है और अपने डैड के पास कॉल करती है, पर उसके डैड तो कॉल ही नहीं उठा रहे थे और रोज़ के डैड यूएस में रहते थे। तो इसलिए वो थोड़ा परेशान हो जाती है अपने डैड के लिए कि आखिर में उसके डैड कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। तब वो बार बार कॉल करती है, वो सेक्रेटरी को भी कॉल करती है उसके डैड के, पर वो कॉल नहीं उठाते। और ये देख के रोज़ को थोड़ा डर लग जाता है कि कहीं वांगजी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, कहीं उसने वांगजी को इतना ज़्यादा मजबूर ना कर दिया हो कि वांगजी ने उसके डैड के साथ कुछ भी गलत कर दिया हो। ये सोच के उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। और वो अब खड़ी होती है और वो तुरंत जाती है अपने रूम में और वहाँ से अपने डैड को फिर से कॉल करने लगती है। और कॉल करते हुए कहती है डैड प्लीज़ कॉल उठाओ, डैड प्लीज़ कॉल उठा लो, डैड प्लीज़ डैड एक बार कॉल उठा लो। पर उसका कॉल उधर से कोई नहीं उठाता है, कोई भी नहीं उठाता है, बस घंटी बजती रह जाती है। और फिर रोज़ वहाँ से उठती है और वो सीधा कुनैन के कमरे में जाती है और वहाँ पे वो नॉक करती है। तभी कुनैन आने के लिए कहता है और वो रोज़ को अपने सामने देख के थोड़ा हैरान होता है कि आखिर में ये क्यों आई है, अब क्या मुसीबत हो गई है। तब जो रोज़ थी वो कहती है अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मुझे मेरे डैड के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है अंकल, प्लीज़ अंकल मेरी हेल्प करिए अंकल, प्लीज़ अंकल। और वो बार बार अपने अंकल से मतलब कुनैन से हेल्प मांगने लगती है। पर कुनैन ये हैरानी से देख रहे थे और कह रहे थे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो रोज़। पर रोज़ अभी कुछ बोल नहीं रही थी, बस वो अंकल से मिन्नतें कर रही थी कि वांगजी से कहिए कहीं उसने मेरे डैड के साथ कुछ किया ना हो, मेरे डैड के साथ कुछ किया ना हो, प्लीज़ अंकल आप वांगजी से बात करिए अंकल, वांगजी से बात करिए। और अंकल थोड़े हैरान थे तो इसलिए वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। और ये कह के वो उठते हैं और सीधा वांगजी के
रूम के पास जाके वो नॉक करते हैं। तब वांग जी गेट खोलता है और कहता है जी अंकल। तब अंकल कहते हैं ये सब क्या हो रहा है और तुमने रोज़ के डैड के साथ क्या किया? तब वांग जी कहता है डैड के साथ मैंने अंकल कुछ नहीं किया, वो बस अपना जो काम था उसी वजह से फंसे हैं। और ये कह के वो न्यूज़ चैनल देखने को कहता है। तभी रोज़ दौड़ते हुए जाती है हॉल में और वहाँ पे न्यूज़ ऑन करती है। तब उसे पता चलता है कि उसके डैड की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और जो रोज़ थी उसके डैड की जो कंपनी थी वो आइडल वाली थी, जहाँ पे आइडल के सिलेक्शन होते थे और आइडल्स लॉन्च होते थे। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब उनके वहाँ पर आइडल्स के साथ बहुत ज़्यादा ही मिसबिहेव होता था। तो इस वजह से उनको पकड़ लिया गया था, उनको गिरफ्त में ले लिया गया था क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहर आ गई थी। और कुछ कुछ वहाँ पे फीमेल आइडल थी जो ये सब बता दी थी, मेल आइडल्स भी थे जो बता दिए थे क्योंकि मेल आइडल्स के भी साथ बुरा होता था, तो ये लोग भी बता दिए थे। और इसीलिए ये देख के रोज़ कहती नहीं नहीं मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। तब वांग जी कहता है प्रूफ्स सच है ना कि प्रूफ तुम जैसे तुमने बनाए थे विंग के खिलाफ वैसे बनाए गए हैं, सारे के सारे प्रूफ रोज़ सच हैं, तो तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती हो और ये सारे प्रूफ जो वो झूठे भी साबित नहीं होंगे, तो तुम इन्हें झूठा कहने के बारे में सोचना ही मत। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है बाहर क्योंकि अभी वो घर पे रहेगा तो रोज़ उसका दिमाग ख़राब करेगी, तो इसलिए वो अब घर से बाहर चला गया था। और इधर रोज़ बैठ के रोने लगती है और वो बस यही सोची थी कि उसके मॉम डैड उसके सॉरी मॉम नहीं है डैडी है बस, तो उसके डैड कहाँ पे होंगे, उसके डैड कहाँ होंगे, आखिर में वो कॉल क्यों नहीं उठा रहे। और इधर वांग जी अब अपने घर से बाहर आता है और वो सीधा कार में बैठता है और कार में बैठ के वो निकल जाता है कहीं पर। और हमें इधर विंग को दिखाते हैं। विंग जब घर पहुंचा था तो वो सीधा अपने रूम में चला गया था क्योंकि कैफ़े से निकलने के बाद वो सीधा घर चला आया था और उसका दिमाग डिस्टर्ब था। तभी जो मैडम यू थी वो देखती हैं और कहती हैं विंग क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बोलता, वो अपने रूम में चला गया था। और तभी आयवान से पूछती हैं, तब आयवान कहता है मुझे नहीं पता, वो एक अंकल मिले थे उसके बाद डैड का मूड ख़राब हो गया तो हम लोग घर चले आए। और ये कह के वो भी चला जाता है अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद वो मोबाइल निकालता है, विंग का मोबाइल उसी के पास था। तब वो उसमें लैन वांगजी के बारे में पहले तो लैन फैमिली के बारे में सर्च करता है। तब वहाँ पे उसे फ़ोटोज़ मिलते हैं लैन वांगजी के, लैन शिचैन के, लैन कुनान के, फिर उसके बाद मिंग के जिसको उसने देखा था, फिर एक और लड़की थी जिसका नाम रोज़ था उसके, और मैं मतलब एक दो लोगों के फ़ोटोज़ दिखते हैं। तो वो सबके बारे में पढ़ने लगता है आखिर में कौन क्या है। तभी वांग जी को देखता और उसे लगता है क्या ये मेरे फादर है, क्या यही मेरे फादर है। और यही सोच के वो बस वांग जी के फ़ोटो जो थी उसे देखे जा रहा था और वो बस सोच रहा था कि उसे वांग जी से कांटेक्ट करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए। लेकिन अगर उसकी मॉम को पता चला तब तो उसकी मॉम उसकी बैंड बजा देगी, तो इसीलिए वो थोड़ा डर रहा था कि वो कांटेक्ट करे वांग जी से कि ना करे। पर वो फिर सोचता है कि वो एक ईमेल कर ही देगा। और वांग जी के पास उसने एक ईमेल कर दिया था अपने पास से ही, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ उसने अच्छे से लिख के सब कुछ दे दिया था। और यहाँ पे जो वांग जी था वो अब आ चुका था जियान मैंशन के सामने और वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। जिस तरफ विंग की कमरे की खिड़की थी उसी तरफ खड़ा हुआ था और वहीं पे देख रहा था। और तभी वो फ़ोन करता और उसी जियान मैंशन की एक मेड वो कॉल उठाती है और कहती है मास्टर। तभी वांग जी कहता है क्या अभी सब लोग जगे हुए हैं? तब जो मेड थी वो कहती है जी मास्टर अभी सब लोग जग रहे हैं क्योंकि सब लोग अभी टेंशन में है क्योंकि विंग सर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मतलब गुस्से में है और सैड भी है। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती और वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और फिर वहीं पे एकदम रिलैक्स होकर खड़ा होकर बस देखने लगता है एक टक। बस वो विंग के जो विंडो थी उस तरफ देख रहा था और बस देखते हुए वो कह रहा था विंग तुम वापस आके चाइना विंग, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अब मैं फिर से तुम्हें अपने पास लाऊंगा, अपने पास विंग। और अपने पास लाने के बाद इस बार तुम्हें दूर नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए विंग। और ये कहते हुए वो वहीं पे कार में बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि जियान मैंशन के जो लोग हैं वो सो जाए। तभी 2 घंटे बाद उसके पास मैसेज आता है कि सब लोग सो चुके हैं। और जब वांग जी ये मैसेज देखता है तब उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और फिर वो निकलता है और वो धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ाते हुए वो जाता है विंग के जो विंडो थी उसके सामने। और वहाँ जाने के बाद वो उस पर चढ़ने के लिए अब ढूंढने लगता है कुछ कि मतलब वो कैसे चढ़े, कैसे विंग के रूम में जाए। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता और वो उसी मेड को फिर से अब कॉल करता है और उसे गेट ओपन करने के लिए कहता है। और वो मेड गेट ओपन
कर देती है। और जब वो अंदर आता है तब वो सोचता है कि अब वो विंग के पास जा पाएगा, पर अफ़सोस की बात कि जब वो विंग के डोर पे जाता है तब उसका डोर जो था वो लॉक था। ये देख के वांगजी कहता है क्या क्या इसकी कोई की मिल सकती है? तब वो मेड कहती है मास्टर मेरे पास कोई की नहीं है और मैंने अपने रिस्क पे आपको लाया है, और अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब वांगजी कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने अपने रिस्क पे लाया हुआ है, तो मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे विंग के रूम में जानी है। तभी जो मेड थी वो बताती है कि आप बगल वाले कमरे के जो विंडो है उससे आप मास्टर के रूम में जा सकते हैं। और ये कह के वो आइवान का कमरा दिखा देती है और फिर वांगजी जाता आइवान के कमरे में। वहाँ पे आइवान बहुत ज़्यादा सुकून से सो रहा था। फिर जो वांगजी था वो जाता आइवान के पास और उसको देखते हुए वो स्माइल करता और आइवान को गले लगा लेता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और किस करके कहता है आइवान बेबी हम लोग जल्दी ही एक साथ होंगे। मैं तुम्हारे जन्म के कई साल मैंने इधर उधर बर्बाद कर दिए, तुमसे दूर रह के बर्बाद कर दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब तुम्हें अपने पास लाऊंगा और मैं तुम और विंग एक साथ रहेंगे। और ये कह के वो आइवान का ब्लैंकेट सही करता है और फिर चला जाता है उसके विंडो के पास और विंडो पे चढ़ के फिर वो वहाँ पे पाइप थी, पाइप पे चढ़ता है और फिर उसी पाइप से वो जाता है विंग के विंडो के पास। और थैंक गॉड विंग की विंडो खुली हुई थी जिससे विंग के रूम में हवा भी जा रही थी। तो वांगजी उसी विंडो से अंदर जाता है और जब अंदर जाता है तब वो देखता है कि विंग बिस्तर पे सो रहा है एकदम सुकून से। ये देख के वो जाता है विंग के पास और विंग के विंग को देखता है और विंग की आंखों के साइड में आंसू भी थे। ये देख के वांगजी को बहुत बुरा लगता है। उसे पता चल जाता है कि विंग रो के सोया हुआ होगा, ज़रूर उससे मिलने की वजह से विंग डिस्टर्ब हुआ होगा और फिर वो आके रो के सो गया होगा। ये सोच के वांगजी को बहुत बुरा लगता है और वांगजी कुछ टाइम तक वहीं विंग के ही रूम में रहता है। कुछ टाइम तक वो पूरे रूम को बस अंधेरे में समझने की कोशिश करता है कि आखिर में विंग का रूम कैसा होगा। पर फिर कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से उठता है और फिर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ पे रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। और वांगजी करीबन 2 बजे अपने घर पे पहुँचता है और जब अपने घर पे पहुँचता है रात में तब अंकल अभी भी जो लिविंग रूम था वहीं बैठे हुए थे। और वांगजी जब अंदर जाता है तब वो देखता है और कहता है अंकल आप अभी तक सोए नहीं। तब अंकल कहते हैं वांगजी जब मेरे बच्चे तकलीफ़ में हो, वो प्रॉब्लम में हो, तो मैं उन्हें कैसे ऐसे छोड़ सकता हूँ, और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तब वांगजी उन्हें आइवान की फ़ोटो दिखाता और कहता है अंकल ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं तुम ऐसे कैसे श्योर हो सकते हो वांगजी। तब वांगजी कहता है अंकल आपको क्या लगता है कि मैंने इतने सालों तक 5 सालों तक विंग के बारे में कुछ भी नहीं जाना? मुझे विंग के बारे में एक चीज़ पता है। हाँ आप लोग को लगता है कि मैं विंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मैं कोई भी मतलब नहीं रखता था, लेकिन मैं विंग के बारे में सब कुछ जानता था। वो तो मैं रोज़ को और सबको दिखाने के लिए बस ऐसे दिखाता था कि मैं विंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं विंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और मैंने आइवान की लाइफ के 4 साल ख़त्म कर दिए और 1 साल प्रेगनेंसी का भी मैंने नहीं देखा। लेकिन अब मैं अपने परिवार से, अपने विंग से दूर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं अब विंग को अपनाऊँगा, मैं विंग को अपने पास लाऊंगा, मैं विंग को अब छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। मैं विंग को अपने पास लाऊंगा। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं वांगजी मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो वांगजी। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ वांगजी, और वैसे भी आइवान हमारे लैंड फैमिली का है, तो तुम आइवान को यहाँ पे लेके आ सकते हो। तब वांगजी कहता है नहीं अंकल मैं नहीं लाऊंगा आइवान को। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आएंगे विंग और आइवान दोनों यहाँ पर, और दोनों फिर मेरे साथ रहेंगे, एकदम हम लोग हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। और ये कह के वांगजी की आंखों में आंसू थे और अंकल वांगजी की फीलिंग्स को समझ रहे थे और वो वांगजी को गले लगा लेते हैं। और पहली बार कुरैन ने वांगजी को ऐसे गले लगाया हुआ था, वो वांगजी के सर को सहला रहे थे और वो वांगजी से कह रहे थे वांगजी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। तभी जो वांगजी था वो अंकल से दूर होता और कहता है नहीं अंकल भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना है, मैं सब कुछ खुद से करूँगा, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना नसीब खुद लिखो। तो मैं अब अपनी हाथों की लकीर में विंग को लाऊंगा और मैं विंग को अपने ज़िंदगी में शामिल करूंगा और फिर विंग को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं विंग को एकदम टाइटली अपने पास पकड़ के रखूंगा और ये भगवान नहीं करेंगे, ये मैं करूंगा, तभी भगवान मेरे हिसाब से चलेंगे, ना कि मैं भगवान के हिसाब से चलूँगा। ये कह के वो फिर अपने रूम में चला जाता है और कुरैन बस चुपचाप नम आंखों से वांगजी को देखते हैं। वांगजी ने इतने सालों में कितना दुख झेल लिया, वांगजी पहले कितना ज़्यादा ही
एकदम बिंदास रहता था, वो उसे किसी से मतलब नहीं रहता था, वो बस अपना नशा करता था, बाहर जाता था। पर जब विंग उसकी लाइफ में आया तब ये सब खत्म हो गया। वांग जी एक प्रॉपर अपने ऑफिस के काम पे ध्यान देने लगा। पर जब जब विंग चला गया तब वांग जी नशे में तो गया, लेकिन वो डिप्रेशन में गया, दुख में गया। और आज भी वांग जी ऐसा ही था, पर आज उन्हें लग रहा है कि विंग और आईवैन के आने के बाद वांग जी फिर से बदल जाएगा, वांग जी फिर से सही हो जाएगा, ये उम्मीद उन्हें है। और ये सब चीज़ें जो रोज़ थी वो वहीं पे खड़ी होकर बस सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा। और वो इस गुस्से में अभी पागल हो रही थी, और उसे अभी विंग से अब अपना बदला लेना था। वो इस बार विंग को मार डालेगी, भले उसे जेल हो जाए, लेकिन वो विंग और वांग जी को ऐसे खुशी खुशी तो रहने नहीं देगी, चाहे जो हो जाए। आखिर में उसके डैड भी बर्बाद हो गए इन्हीं दोनों की वजह से। यही सोच के उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे करना क्या है, और वो चली जाती है अपने रूम में। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे जब विंग उठता है तब उसे अपने रूम में थोड़े से अल्फा वाले फेरोमोन्स फील हो रहे थे, जो वांग जी के थे, सैंडलवुड के। ये फील करते हुए वांग जी के बारे में विंग को फिर से याद आने लगता, और वो सोचता क्या वांग जी यहाँ आया था। पर वो सोचता है नहीं, वांग जी तो यहाँ आ ही नहीं सकता, वांग जी उसके पास क्यों आएगा जब उसके पास उसकी वाइफ है, उसकी पूरी फैमिली है, तो वो यहाँ पे क्यों आएगा। और वैसे भी वांग जी के जो मैगजीन्स में फ़ोटो है वो विंग भी तो देखता है, तो उसे लगता है वांग जी रोज़ के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश है, बहुत हैप्पी लाइफ इन लोग बिता रहे हैं। पर फिर विंग ये सब चीज़ें अपने माइंड से क्लियर करता है, और फिर वो नीचे जाता है, और जब नीचे जाता है तब वो मतलब एक बात होत लेके नीचे जाता है, और वहाँ पे देखता है आईवान बैठ के चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है सारी फैमिली के साथ, और सारी फैमिली बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। और तभी विंग वहाँ पे जब पहुँचता है तब सब लोग विंग को देख के खुश जाते हैं, और विंग से बताते हैं कि आज वो लोग जाने वाले हैं शॉपिंग पे, जियान चन का जो भी वेडिंग सूट है और वेंचिंग का जो भी कपड़ा है वो सब लेने के लिए। तब विंग कहता ठीक है आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। तभी जो जियान चन था वो कहता विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम चलोगे और मैंने फाइनल कह दिया है, और अगर तुमने थोड़ी सी भी ना नुकुर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम जाना क्यों नहीं चाहते ज़रा मुझे बताओगे। तब विंग कहता है नहीं जियान ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा जाने का थोड़ा मन नहीं है। तब जियान कहता है विंग तुम यहाँ पे आए हो मेरी शादी के लिए, तो मेरी शादी के ऊपर फोकस करो, ना कि और किसी और चीज़ पे, समझे। तो आज तुम्हें चलना है तो चलना है। तो ये फाइनल हो जाता है कि विंग उनके साथ जाएगा, और विंग फिर वहाँ से कुछ टाइम के बाद उन लोगों के साथ निकल जाता है शॉपिंग के लिए। और इधर जो रोज़ थी वो अभी विंग के घर के बाहर खड़ी थी, और वो देख रही थी कि ये लोग कहीं पे जा रहे हैं। ये देख के वो उन लोगों का पीछा करने लगती है, और वो लोग जाते हैं एक वेडिंग शोरूम में, जहाँ पे बस वेडिंग के ही कपड़े मिलते थे। तो वहाँ पे जियानचन और वेंचिंग दोनों अपने अपने जो वेडिंग के कपड़े थे वो पहन पहन के दिखाने लगते। और यहाँ पे यानली भी अपनी वेडिंग के लिए देख रही थी, क्योंकि उसे हैरी के साथ शादी करनी है, तो इसलिए वो भी देख रही थी। तभी जो हैरी था वो कहता है यानली अगर तुम्हें अभी ही शॉपिंग करनी है तो कर सकती हो हमारी शादी के लिए। तब जो यानली थी वो कहती नहीं अभी मैं नहीं करने वाली, जब हमारी शादी पास आएगी तब मैं करूँगी, जिससे जब जो लेटेस्ट डिज़ाइन रहेगा वो मैं पहनूँ, ना कि ये पुरानी हो गई रहेगी तब तक। और ये कह के वो मुँह बनाती, लेकिन वो भी देख रही थी, उसके मन में हो रहा था वाह ये कितने सुंदर सुंदर हैं, लेकिन वो अभी अपनी एक्साइटमेंट को दबा लेती है और अभी ये नहीं लेगी। और अभी ये जियानचन और जो वेंचिंग वो दोनों शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग करके वहाँ से निकलते हैं। फिर वो लोग और भी मॉल में जाते हैं जहाँ पे और सबके घर वालों के कपड़े लिए जा रहे थे। और इन सब जगहों पे जो रोज़ है वो विंग के ऊपर एकदम नज़र बना के बैठी हुई थी, और वो विंग को बस देखे जा रही थी। और फिर ये लोग जाते हैं कुछ खाने के लिए, और जब जाते हैं वहाँ पे तब विंग को रेस्ट रूम जाना था, वो कहता है मैं अभी आता हूँ, और ये कह के वो चला जाता है वॉशरूम में। और जब वॉशरूम में जाता है तब वहाँ पे अभी वो वॉशरूम से निकल के अपने हाथों को वॉश कर रहा था, तभी पीछे से रोज़ आती है और कहती है विंग बहुत दिन हो गया हमसे मिले हुए, नॉक नॉक विंग। और ये कह के वो स्माइल करती है, और विंग जब पीछे मुड़ के देखता तब कहता है रोज़ तुम यहाँ। तब रोज़ कहती है तुम मेरी लाइफ को क्यों डिस्ट्रॉय करने के लिए वापस आए विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी विंग, तुम्हारी जान ले लूँगी। पर विंग कहता है रोज़ तुम ये क्या कर रहे हो। और ये कह के वो रोज़ को देखने लगता, और रोज़ उसके पीछे चाकू लेके दौड़ने लगती है, और वो एक बार तो विंग को मार भी देती है, जिसकी वजह से विंग के हाथों में चोट लग जाता है। और विंग कहता है रोज़ ये तुम क्या कर रही हो। पर जो रोज़ थी वो एकदम पागल हो चुकी थी, वो अभी कुछ सुन नहीं रही थी, और वो सीधा विंग के ऊपर फिर से हमला करने जाती है। पर विंग वॉशरूम से निकल के बाहर भागने लगता है, और जो रोज़ थी वो अब विंग के पीछे आने लगती है। और विंग कहता था रोज़ तुम पागल हो गई। तभी
रोज़ फिर से मतलब चाकू मारती है, तभी विंग के दूसरे हाथ पे भी कट लग जाता है और विंग ज़ोर से चिल्लाता है। और जो पूरी मतलब और भी लोग बैठे होते, विंग की फैमिली थी, सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं कि आखिर में वहाँ पे क्या हो रहा है जो इतना शोर मच रहा है। तब वो लोग देखते हैं ये तो विंग है, और वो लोग देखते हैं कि रोज़ उसके पीछे पीछे पागलों की तरह आ रही है। ये देख के वो लोग भागते हैं विंग को बचाने के लिए, पर एक चाकू और लग जाता है विंग के बैक पे, और विंग और भी तेज़ से चिल्लाता है और विंग नीचे गिर जाता है। ये देख के रोज़ उसे मारने जाती है, पर तब तक जो वहाँ पे गार्ड्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो लोग आ जाते हैं और वो लोग रोज़ को पकड़ लेते हैं और वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। और इधर विंग का जो वाइट कलर का शर्ट था वो फट चुका था और उसके बैक पे पूरा रेड रेड ब्लड हो गया था। ये देख के पूरे घर वाले शॉक हो गए थे और सब लोग एकदम परेशान हो गए थे और विंग को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। और इधर जो आइवन था वो रोने लगा था, उसे समझ में नहीं आता ये उसके मॉम के साथ क्या हो रहा है, उसके मॉम के साथ क्या हो गया। और ये सोचते हुए वो अब अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता और अपनी मॉम को जगाने लगता, पर विंग बेहोश हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है। और मैंने जो भी आगे इतनी बकवास की थी, मतलब बकवास नहीं की थी यार, वो सब मुझे कहना था, तो उसी की वजह से मैंने इधर इतना बढ़ा दिया है। ठीक है, जैसे आप लोग को आधा घंटा तो कम से कम मिल जाए सुनने को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोग अच्छी तरह अपना ध्यान रखना। बाय।